नमस्कार। इस वीडियो में अकबर के प्रशासन के बारे में अध्ययन करेंगे। तो एक साम्राज्य निर्माता के साथ साथ भारतीय इतिहास में अकबर का नाम एक कुशल प्रशासक के रूप में भी प्रसिद्ध है और उसने तुर्क अफगान शासन पद्धति में आवश्यकता अनुसार संशोधन एवं परिवर्तन किए। वैसे अपन देखें तो अकबर की कार्य प्रणाली, उसकी नीति एवं व्यवहारात्मक नियम 3 मौलिक सिद्धांतों पर आधारित थे। पहली है उदारता, दूसरा है मानव मात्र की एकता और तीसरा है प्रजा के प्रति उसका दैवीय दायित्व एवं शासना अधिकार। तो अकबर के प्रशासन के बारे में पढ़ेंगे तो पहले अपन को ये देखना है कि अकबर के प्रशासन के मूल तत्व क्या थे। तो अकबर का शासन धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत पर आधारित था। जैसे अपन पहले देखें कि उसके जो पूर्वगामी तुर्क अफगान जो शासक थे, उन्होंने इस्लामी राज्य की स्थापना का प्रयास किया था, लेकिन अकबर ने अपने राज्य में रहने वाली सभी जातियों एवं धार्मिक संप्रदायों के प्रति प्रशासनिक एकरूपता की नीति अपनाई और धर्म के आधार पर प्रशासनिक भेदभाव नहीं किया। तो अकबर ने सभी नागरिकों को एक समान अधिकार प्रदान किया एवं सच्चे अर्थों में अपन कहें तो एक राष्ट्रीय राज्य सत्ता की स्थापना का आदर्श प्रस्तुत किया। इसके साथ ही उसके प्रशासन का जो मुख्य उद्देश्य था वो था प्रजा की रक्षा, उसकी उन्नति एवं सुख के लिए सदैव प्रयत्नशील रहना। इसलिए अकबर ने प्रजा के आर्थिक एवं सामाजिक हितों की सुरक्षा तथा सभी संप्रदायों एवं वर्गों में एकता और सद्भावना बनाए रखने का भी सतत प्रयास किया। इसके साथ ही उसके प्रशासन का एक अन्य तत्व यह है कि अकबर सम्राट के दैवीय सिद्धांत में विश्वास करता था। इसलिए शासन में उसने जनवाद के सिद्धांत को मान्यता नहीं दी, बल्कि सम्राट के पद को अधिक गौरवमय और भव्य बनाकर उसमें जनता में उसके प्रति सम्मान एवं भय की भावना पैदा करने का प्रयास किया, जिससे जनता उसे अपना समर्थन दे सके और दूसरा सम्राट के विरुद्ध विद्रोह नहीं कर सके। तो इस प्रकार अकबर ने एक उदार एकाधिकार सत्ता स्थापित करने का प्रयास किया। तो ये तो थे अकबर के प्रशासन के मूल तत्व। इसके साथ ही अपन को ये भी देखना है कि अकबर ने केंद्रीय सत्ता को मजबूत करने के लिए क्या क्या प्रयास किए, क्योंकि सम्राट की शक्ति एवं उसका सम्मान बढ़ाना एक सुरक्षित साम्राज्य के लिए अति आवश्यक था। तो केंद्रीय सत्ता को मजबूत करने के लिए अकबर ने अनेक प्रयास किए। उसने हिंदू राजव्यवस्था में प्रचलित राजतंत्र के देवी सिद्धांत को अपनाया, जिसका अपन ने अभी पहले भी जिक्र किया है, और इसके साथ ही उसने खलीफा की प्रभु सत्ता को मानने से इनकार कर दिया और स्वयं को ईश्वर का प्रतिनिधि घोषित किया। इसके साथ ही खलीफा के सम्मान स्वयं ही खुतबा पढ़ा और राजगद्दी के सामने जमीन चूमने की जो प्रथा थी, जमीन बोस और सिजदा यानी सम्राट के समक्ष झुककर अभिवादन करने की प्रथा, ये 2 प्रथाएं भी उन्होंने सम्राट का गौरव बढ़ाने के लिए प्रारंभ की। और अपन देखें तो 1579 ईस्वी में मजहर की घोषणा के बाद वह धार्मिक मामलों का भी मुखिया बन गया। तो राज्य की जो सारी शक्तियाँ थी वो सम्राट के हाथों में यानी स्वयं अकबर के हाथों में केंद्रित हो गई। तो उसके जो मंत्रिमंडल थे या जो अन्य पदाधिकारी थे वो उसके पूर्ण नियंत्रण में थे। यानी कहने का मतलब ये था कि सम्राट यानी बादशाह की शक्ति पर किसी भी प्रकार का संवैधानिक नियंत्रण नहीं था। तो अकबर के इन प्रयासों से बाबर ने जो स्थापित किया था पादशाही की शक्ति एवं प्रतिष्ठा, इन दोनों में ही वृद्धि हुई और जनता में भी बादशाह के नाम का जो आतंक और भय था उसका स्थान आदर एवं सम्मान एवं श्रद्धा ने ले लिया।
अब प्रशासन के बारे में पढ़ेंगे तो पहले अपन देखेंगे केंद्रीय प्रशासन। तो केंद्रीय प्रशासन में पहला आता है सम्राट या बादशाह है। तो केंद्रीय प्रशासन का प्रधान स्वयं सम्राट ही था और सैद्धांतिक रूप से अपन देखें तो सम्राट की शक्ति असीमित थी और उस पर किसी भी प्रकार का वैधानिक नियंत्रण नहीं था। यानी राज्य की जो समस्त शक्तियाँ थी, प्रशासनिक, न्यायिक, सैनिक, आर्थिक एवं धार्मिक, उन सब का मुखिया था सम्राट। उसके अनेक विशेषाधिकार भी थे जिनका उपयोग यानी अन्य कोई पदाधिकारी या मंत्रिमंडल के सदस्य नहीं कर सकते थे। तो सम्राट एक प्रकार से निरंकुश शासक था। उत्तराधिकार के नियम में वंशानुगत तत्व को प्रधानता देकर सम्राट की स्थिति और भी मजबूत बना दी गई थी। लेकिन अकबर एक स्वेच्छाचारी और अत्याचारी शासक नहीं था। यानी शक्तियाँ असीमित थी, उन पर कोई वैधानिक नियंत्रण नहीं था, लेकिन वह स्वेच्छाचारी एवं निरंकुश शासक नहीं था। यानी वह सदैव प्रजा के हित की कामना करता था और उनके हितों के लिए ही प्रयत्नशील रहता था। फिर सम्राट के बाद में देखें तो फिर देखते हैं मंत्रिमंडल। तो प्रशासनिक सुविधा के लिए अकबर ने एक मंत्रिमंडल का गठन भी किया। यद्यपि इसका कोई वैधानिक अस्तित्व नहीं था। मंत्री वैसे सम्राट के सहायक एवं सलाहकार न होकर उसके अधीनस्थ अधिकारी के समान थे। तो इन मंत्रियों की अवहेलना नहीं की जाती थी। वैसे अपन देखें तो अकबर के अधीन 5 प्रमुख मंत्रियों एवं पदाधिकारियों के नामों का उल्लेख मिलता है, जैसे है वकील या दीवान, सदर उस सदर, मीर बख्शी एवं खान सामा। तो अकबर ने वकील का पद पूर्ववत बनाए रखा, यानी पहले से चला आ रहा था। और बैराम खां जब अकबर सिंहासन पर आसीन हुआ उसमें अल्पवयस्क था, तो बैराम खां उस समय वकील पद पर था। परंतु बाद में अकबर ने वकील के अधिकारों में अत्यंत कमी की और अब उसका प्रशासन से कोई सीधा संबंध नहीं रहा और वह राजा का एक प्रमुख सलाहकार मात्र बनकर रह गया था। यानी अकबर से पहले वकील के पास अधिक शक्तियाँ थी। फिर है वजीर या दीवान। यह प्रशासनिक मामलों के अतिरिक्त वित्त विभाग की देखभाल करता था और वजीर के रूप में उसकी स्थिति प्रधानमंत्री के समकक्ष थी। तो वह वित्त मंत्री के रूप में कार्य करता था। यानी राज्य की समस्त आय का ब्यौरा रखना, भूमि एवं कर की व्यवस्था करना, ये सब वजीर का कार्य था। तो वित्त मंत्री के रूप में वह प्रमुख दीवान अथवा दीवान ए आला कहलाता था और उसके अधीन प्रांतीय दीवान होते थे जो प्रांतों में वित्त व्यवस्था संभालते थे। तो इनमें प्रमुख थे जैसे दीवान ए खालसा, ये था राज्य की भूमि की देखभाल करने वाला। दीवान ए तन, यह सरकारी कर्मचारियों के वेतन और जागीर की देखभाल करने वाला था। मुस्तौफी, यह आय व्यय का निरीक्षक था। मुशर्रिफ, यह दफ्तर की देखभाल करने वाला था। सदर उस सदर, यह धार्मिक विभाग का मुखिया था। यह धार्मिक मामलों में यह सम्राट का प्रमुख सलाहकार था और इसके साथ ही यह दान पुण्य विभाग की देखभाल भी करता था। तो इन प्रमुख मंत्रियों अथवा पदाधिकारियों के अलावा अकबर के अधीन अन्य पदाधिकारियों का भी उल्लेख मिलता है, जिनमें है काजी उल कजात, यह है प्रधान न्यायाधीश था और प्रधान मुफ्ती की सहायता से यह न्यायिक कार्य देखता था। मुहतसिब, यह राज्य की जो जनता थी उसको नैतिक नियमों का पालन ठीक ढंग से कर रहा है या नहीं कर रहा है इसका निरीक्षण करता था। मीर ए आतिश या दरोगा ए तोपखाना, यह शाही तोपखाना का प्रधान था। तो ये तो थे अन्य पदाधिकारी। तो अकबर द्वारा स्थापित जो सुदृढ़ केंद्रीय व्यवस्था थी वो मुगल प्रशासन का प्रमुख आधार स्तंभ थी। फिर न्यायिक व्यवस्था में देखें तो मुगल सम्राट अकबर ने अपने साम्राज्य में न्याय की भी समुचित व्यवस्था की और बादशाह स्वयं न्यायिक व्यवस्था का प्रधान था और वह न्याय के कार्यों में व्यक्तिगत रुचि
रखता था। तो बादशाही न्यायालय के अतिरिक्त राज्य में अन्य अदालतें भी होती थी, जैसे दीवानी और फौजदारी मामलों के निपटारे के लिए भी अलग अलग अदालतें काजी के अधीन संचालित होती थी। तो नियमित अदालतों के अतिरिक्त अपन देखें तो सूबेदार, फौजदार, कोतवाल, दीवान, आमिल ये स्थानीय मामलों का निपटारा करते थे। फिर ग्राम पंचायतें भी न्यायिक व्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती थी, परंतु इन सभी न्यायालयों में आपसी तारतम्य नहीं था और न ही सभी अदालतों के जो अधिकार क्षेत्र थे वो सुनिश्चित किए गए थे। तो न्यायिक व्यवस्था में अकबर की एक महत्वपूर्ण देन ये थी कि हिंदू मुसलमानों के मामलों के निपटारों की व्यवस्था क्रमशः हिंदू मुसलमान विधानों के अनुरूप ही की गई। फिर दंड व्यवस्था का जहाँ तक प्रश्न है तो उस समय दंड व्यवस्था अत्यंत कठोर थी, यानी अपराधियों को अंग भंग, मृत्युदंड एवं हाथियों के पैरों के तले कुचलने ये ऐसी सजाएं, सख्त सजाएं दी जाती थी और राजद्रोहियों को कड़े दंड दिए जाते थे। ये थी न्याय व्यवस्था। फिर सैन्य व्यवस्था, तो सैन्य व्यवस्था देखें तो किसी भी साम्राज्यवादी उद्देश्यों की पूर्ति हेतु एक सुसंगठित सैन्य संगठन होना अति आवश्यक है। तो अकबर ने सैन्य संगठन पर भी विशेष ध्यान दिया और उस समय की जो सैन्य व्यवस्था थी वो मनसबदारी व्यवस्था पर आधारित थी। तो इस व्यवस्था के अनुसार प्रत्येक सरदार और सैनिक पदाधिकारी का मनसब यानी पद निश्चित किया गया था और इन मनसबदारों की विभिन्न श्रेणियां थी। तो इसमें जो सबसे छोटा मनसब था वो था 10 का और अधिकतम यानी सबसे बड़ा मनसब था वो था 7,000 का। तो प्रारंभ में क्या था कि 5,000 से जो ऊंचे मनसब थे वो सिर्फ राजवंशों के व्यक्तियों को ही दिए जाते थे। तो ये मनसबदार अपनी श्रेणी और पद के अनुरूप सैनिकों की भर्ती करते थे और सेना के खर्च के लिए उन्हें नगद वेतन अथवा जागीर की व्यवस्था की जाती थी। तो मनसबदारियों की 2 श्रेणियां बना दी गई थी, जात और स्वार। तो जात के आधार पर क्या होता था, प्रत्येक मनसबदार का पद और वेतन निश्चित किया गया और जात के ही अनुसार उनको स्वार रखने की अनुमति दी गई थी। तो प्रत्येक स्वार के लिए जात के अतिरिक्त उसका जो निश्चित वेतन था वो भी निर्धारित किया गया। फिर सेना में जो भ्रष्टाचार था उसको खत्म करने के लिए भी अकबर ने घोड़ों को दागने और सैनिकों का हुलिया रखने की व्यवस्था की और इस व्यवस्था से सैन्य तंत्र में जो भ्रष्टाचार था वो काफ़ी सीमा तक कम भी हुआ। तो अकबर की सेना में मनसबदारों की सेना के अतिरिक्त अन्य अहदी, दाखिली ऐसी भी सैनिक टुकड़ियाँ थी। तो अहदी थे वो थे बादशाह के विश्वास पात्र और व्यक्तिगत सैनिक और ये सैनिक सम्राट अपनी इच्छा एवं आवश्यकता के अनुसार ही इन सैनिकों की भर्ती करता था। और दाखिली वे सैनिक थे जिनको बादशाह नियुक्त करके विभिन्न मनसबदारों को देता था। तो मुगल सेना अनेक शाखाओं एवं उपशाखाओं में विभाजित थी और इसकी जो सबसे महत्वपूर्ण सेना थी वो थी घुड़सवार सेना और उसकी विभिन्न श्रेणियां थी। इसके साथ ही सैन्य तंत्र की बात करें तो उसमें मुगलों के पास एक विशाल एवं सुसंगठित तोपखाना भी था, परंतु उनकी नौसेना थी वो सुदृढ़ अवस्था में नहीं थी। तो सेना को साम्राज्य के सामरिक महत्व वाले स्थानों पर रखा जाता था और उनके रहने की भी समुचित व्यवस्था थी और सुदृढ़ दुर्ग भी बनवाए गए। तो मुगल सेना में नियमित सैनिकों के अतिरिक्त सेवक, मनोरंजन करने वालों को भी बड़ी संख्या में स्थान दिया गया। इसके साथ ही सैनिकों की देखभाल, उनके वेतन एवं अन्य आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु अनेक पदाधिकारी भी थे। फिर जहाँ केंद्रीय प्रशासन का जिक्र आता है तो वहाँ राजस्व व्यवस्था कैसी थी इसका भी उल्लेख करना स्वाभाविक है, क्योंकि किसी भी साम्राज्य की सुदृढ़ आर्थिक सुदृढ़ता का प्रतीक उसकी राजस्व व्यवस्था होती है। तो राजकीय आय का उस समय जो स्रोत था वो था भूमिकर अथवा लगान। इसके साथ ही राज्य की सीमाओं पर लिया जाने वाला सीमा शुल्क, आंतरिक व्यापार शुल्क, चुंगी, टकसाल, जुर्माना, युद्ध में लूटी हुई संपत्ति, कारखानों, लावारिस संपत्ति से गड़े हुए धन से भी आमदनी होती थी। तो राजकीय आय का एक बड़ा भाग प्रशासन
सैन्य आवश्यकताओं एवं जनहित के कार्यों में खर्च हो जाता था। तो अकबर ने राजस्व व्यवस्था में भी महत्वपूर्ण सुधार किए और उनके समय में राज्य की जो समस्त भूमि थी वो खालसा, जागीर, जमींदारी, सयुर्गल अथवा इनाम में विभाजित थी। तो राज्य की जो विजित अथवा जो व्यक्तिगत भूमि थी उसको खालसा भूमि कहा गया और इससे जो आय होती थी वो राजकोष में ही जमा होती थी। जागीर और जमींदारी बादशाह की कृपा से प्राप्त होने वाली जमीन थी। इसकी भी विभिन्न श्रेणियां थी। इसके साथ ही राज्य की ओर से धार्मिक व्यक्तियों, विद्वानों आदि को भी वजीफा, इनाम आदि के रूप में जमीनें दी जाती थी। अकबर ने लगान व्यवस्था में भी महत्वपूर्ण सुधार किए और प्रारंभ में तो उन्होंने जो शेरशाह द्वारा स्थापित जो भूमि एवं लगान व्यवस्था थी उसी को अपनाया, परंतु बाद में उसमें कुछ कमियां देखते हुए उसमें आवश्यकता अनुसार सुधार किए और उन्होंने टोडरमल की सहायता से जो राज्य की समस्त भूमि थी उसकी नापजोख करवाई और भूमि की 4 श्रेणियां बनाई: पोलज, प्रति, छच्चर एवं बंजर। और ये जो वर्गीकरण किया गया था ये भूमि के उपजाऊपन को ध्यान में रखते हुए किया गया और फिर उसी के आधार पर वार्षिक लगान निर्धारित किया। तो अकबर के इन प्रयासों से राज्य की आर्थिक स्थिति पर अच्छा प्रभाव पड़ा।